वेलकम टू बैक विवेकानंद अकेडमी। यूपी पुलिस री एग्ज़ाम जीएस के लिए 24 टेस्ट सीरीज़ की शुरुआत की गई है, जिसका प्रैक्टिस सेट पहला है। टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, भारत के पहले आम चुनाव कब हुए थे। पहले आम चुनाव कब हुए थे? ये 1951-52 में पहले आम चुनाव हुए थे भारत के अंदर। भारत में पहला आम चुनाव 1951-52 के बीच हुआ था। भारत के पहले आम चुनाव के जो आंशिक परिणाम थे वे 10 फरवरी 1952 को घोषित किए गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है 364 सीटें के साथ चुनाव जीत लिया था 51-52 में। 25 अक्टूबर 1951 से लेकर ये जो चुनाव चला, 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 तक ये पहला आम चुनाव हुआ। 17 अप्रैल 1952 को पहली बार लोकसभा का विधिवत गठन किया गया था। कुल सीटें जो थी 489 सीटें थी। 53 पार्टियां थी और जो उम्मीदवार थे वे थे 1874 उम्मीदवार थे। चुनाव जिसने लड़ा था, पहली लोकसभा का जो सत्र था वो 13 मई 1952 को शुरू किया गया था। 13 मई 1952 को पहली लोकसभा का पहला सत्र शुरू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है था, प्रसिद्ध जो चार मीनार है इसका निर्माण किसने करवाया था। प्रसिद्ध जो चार मीनार का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ये करवाया गया था। 1591 में निर्मित हुई चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। यह स्मारक एक मस्जिद है। चार मीनार हैदराबाद में जो मूसी नदी है उसके किनारे, उसके तट पर जो स्थित है। यह एक घातक फले के अंत के जश्न मनाने के लिए मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा निर्मित कराया गया था। चार मीनार के जो वास्तुकार हैं मीर मोमिन अस्तरवादी थे चार मीनार के वास्तुकार। हवा महल की बात करें तो हवा महल जो है जयपुर में है। हवा महल जयपुर में है, जयपुर राजस्थान में है। हवा महल इसलिए है क्योंकि ये हवादार है। यह मुगल और राजपूत का स्थापत्य शैली का एक अनूठा संयोजन प्रदर्शन करता है। संरचना का निर्माण 1799 ईस्वी में महाराज सवाई जयसिंह के द्वारा, जो जयपुर के संस्थापक थे, के पोते महाराजा सवाई जयसिंह ने करवाया था। बीबी का मकबरा भारत में मुगल काल के दौरान बनवाया गया था। यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। बीबी का मकबरा छठे मुगल बादशाह औरंगजेब ने 1660 ईस्वी में करवाया था। 1660 ईस्वी में जो है निर्माण करवाया। औरंगजेब ने अपनी पत्नी दिलरस बानो बेगम की याद में बीबी का मकबरा बनवाया था। किसकी याद में? उनकी पत्नी थी दिलरस बानो बेगम की याद में जो है इन्होंने मकबरा बनवाया था। ताजमहल के समान होने के कारण बीबी के मकबरे को ढक्कन का ताज भी कहते हैं। ढक्कन का ताज भी कहा जाता है बीबी के मकबरे को, ताजमहल के समान होने के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है, 2.5 दिन का झोपड़ा। यह है 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है। इसके बारे में कहा जाता है कि इसे मोहम्मद गोरी के आदेश से 2.5 दिन के भीतर बनाया गया था। सुल्तान ने मस्जिद को 60 घंटे के भीतर बनाने का आदेश दिया था। श्रमिकों ने रात दिन एक किया, लेकिन वे केवल एक स्क्रीन दीवार बना सके। पृथ्वीराज चौहान तृतीय को हराने के बाद एक बार मोहम्मद गोरी अजमेर से गुजर रहे थे और उसने कई मंदिरों को देखा, इसलिए उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक नामक अपने दास को एक मस्जिद बनाने का आदेश दे दिया ताकि वह नमाज अदा कर सके। सुल्तान ने यह भी आदेश दिया कि 2.5 दिन के भीतर मस्जिद बनानी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन से मूल्य का नोट जो है विमुद्रीकरण की घोषणा के तुरंत बाद पेश किया गया था। 2000, 400, 1000। ये 2000 का नोट जो है विमुद्रीकरण के घोषणा के तुरंत बाद जो है ये पेश किया गया था। केंद्र सरकार ने 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 नोटों का 8 नवंबर 2016 को 500 व 1000 के नोटों का विमुद्रीकरण की घोषणा कर दी।
घोषणा के तुरंत बाद 2000 के नोट को पेश किए गए थे। सरकार ने 2000 के साथ साथ में 500 भी जारी किए। 20 मई 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 के नोट को प्रचलन से वापस लेने का अपना निर्णय की घोषणा कर दी थी, लेकिन इसके बावजूद भी नोट वैध मुद्रा बना रहेगा और 30 सितंबर 2023 तक उन्हें बदला या बैंक खाते में जमा किया जा सकता है। इन नोटों पे जो नए नोट थे 2000 के 500, 100 के जो नोट थे, इन पे चित्र बना हुआ है। जो 2000 का नोट है उस पर आकृति मंगलयान कमीशन है, ये आप देख सकते हैं, मंगलयान कमीशन है 2000 के नोट पर। इसी तरह अगर 500 की बात करें, 500 पे क्या है, 500 पे आपका ये भारतीय विरासत स्थल है लाल किला। ये लाल किला है। लाल किला भारतीय ध्वज सहित जो देश की एक विरासत है उसे दर्शाया गया है 500 के नोट में। 200 के नोट में ये सांची का जो स्तूप है, सांची मध्य प्रदेश में है, ये जो सांची का स्तूप है मध्य प्रदेश में, इसकी तस्वीर छपी है 200 के नोट पर। और 100 की बात करें अगर हम, 100 के नोट पर छपा हुआ है, 100 के नोट पर छपा है गुजरात के पतन शहर में बसे रानी की वाव की तस्वीर है। रानी के जो वाव है, रानी की वाव की तस्वीर है इसमें 100 के नोट पे। जो 11वीं सदी में बसाया गया था यह बावड़ी है और जिसे रानी उदयमती ने अपने पति की याद में बनवाया गया था। अब 50 के नोट की बात करें तो 50 के नोट पे जो है, 50 का जो नोट है ये, इसके पीछे कर्नाटक के हम्पी मंदिर, ये कर्नाटक में है हम्पी मंदिर है, ये हम्पी मंदिर की तस्वीर है। इस शहर में 250 से अधिक ज़्यादा पुरानी हिंदू मंदिर है और स्मारक है। हम्पी को 1986 में यूनेस्को द्वारा भारत की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। ये 20 के नोट पे क्या है, 20 के नोट के जो पीछे है एलोरा की गुफा की तस्वीर है। एलोरा की गुफा है, एलोरा की यह चट्टानों को काटकर बनाई गई 34 गुफाओं की एक श्रृंखला है जो 6वीं से 8वीं शताब्दी के दौरान बनाए गए हिंदू मंदिर, बौद्ध और जैन मंदिरों का एक घर है। 10 के नोट पर क्या है, कोणार्क का एक मंदिर है। 10 के नोट पर जो है कोणार्क का, जो कोणार्क है उड़ीसा में, उड़ीसा राज्य में है। कोणार्क में बनी खूबसूरत सूर्य मंदिर को दर्शाते हैं। रथ के आकार का बना यह मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है। नोट 10 के पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, टेस्ट करने में लिखे हुए से कौन सा एक प्रसिद्ध तबला वादक थे? तबला वादक कौन थे? टी.एस. कृष्णन, भीमसेन जोशी, अल्ला रखा और हरिप्रसाद चौसरिया। तो इस प्रश्न का आंसर है सी है, अल्ला रखा जो है प्रसिद्ध तबला वादक थे। एक संतूर वादक होता है, संतूर वादक में जो है किसके नाम है, पंडित रविशंकर जो शर्मा का नाम जुड़ा हुआ है संतूर वादक से। राहुल शर्मा है, तरुण भट्टाचार्य है और अभय सोपारी, ये सब नाम जुड़े हुए हैं संतूर वादक से। और एक होता है तबला वादक। तबला वादक से जो जुड़े हुए नाम हैं, तबला वादक से उस्ताद जाकिर हुसैन है और अल्ला रखा है, अल्ला रखा और जाकिर, उस्ताद जाकिर हुसैन और उस्ताद तबू खान। एक स्रोत वादक है, स्रोत वादक से जो जुड़ा हुआ नाम है अमजद अली खान है और अली अकबर खान, अलाउद्दीन खान। एक बांसुरी वादक है, बांसुरी वादक से जुड़े हुए हैं, बांसुरी वादक से हरि प्रसाद चौसरे जुड़े हुए हैं और पारसनाथ जुड़े हुए हैं। एक से सितार वादक, सितार वादक का पंडित रविशंकर है और शाहिद परवेज़ खान है, शाहिद परवेज़ खान भी सितार वादक से जुड़े हुए हैं। एक बुधादित्य मुखर्जी हैं, अनुष्का शंकर जो हैं ये भी सितार वादक से जुड़े हुए हैं। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसके जो लेखक हैं सारे जहाँ से अच्छा ही मोहम्मद इकबाल है, मोहम्मद इकबाल, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के प्रत्येक राज्य के जो महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? वो की जाती है राज्य के जो राज्यपाल हैं उनके द्वारा है। महाधिवक्ता की जो नियुक्ति की जाती है राज्य के राज्यपाल के द्वारा। राज्य सरकार का महाधिवक्ता कानूनी सलाहकार होता है। इस पद का गठन भारतीय संविधान द्वारा किया गया था अनुच्छेद 165 के तहत और संघीय स्तर पर जो भारत के अटॉर्नी जनरल की स्थिति के बराबर होता है। यानी कि इसका जो स्तर है, जो इसकी पावर है, वह जो संघीय स्तर का जो
अटॉर्नी जनरल होता है उसकी स्थिति के बराबर है। भारत का न्यायवादी भारत संविधान के अनुच्छेद 76 के द्वारा जो है शासित किया जाता है, 76 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस नदी को चीन की तिब्बत क्षेत्र में यारलुंग शांगपो के नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को जो है, ब्रह्मपुत्र नदी को चीन के तिब्बत क्षेत्र में यारलुंग शांगपो के नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 51 गेंदों में 103 रन बनाकर शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी? उनका नाम है हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर जो है 51 गेंद में 103 रन बनाकर पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई। हरमनप्रीत कौर को कैरिबियन में T20 विश्व कप में भारत की कप्तानी थी। न्यूजीलैंड के खिलाफ टूर्नामेंट में जो है शुरुआती मैच में हरमनप्रीत ने T20 में भारत के लिए शतक बनाने वाली पहली महिला बन गई, जैसे कि उन्होंने फिर 51 गेंद पर जोरदार 103 रन बनाए। हरमनप्रीत कौर एक भारतीय क्रिकेटर है। वह भारतीय महिला क्रिकेट टीम के लिए एक ऑलराउंडर के रूप में खेलती है और उन्हें युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा 2017 के लिए क्रिकेट के लिए प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हरमनप्रीत को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2017 में। उनका जन्म 8 मार्च 1989 को मोंगा पंजाब में हुआ था। पंजाब में इनका जन्म हुआ था। अर्जुन अवार्ड खिलाड़ी को दिए जाने वाला एक पुरस्कार है जो भारत सरकार के द्वारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार का जो प्रारंभ है 1961 में किया गया था। अर्जुन पुरस्कार का प्रारंभ, इस पुरस्कार के स्वरूप 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है और एक अर्जुन की जो काश्यप प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। देख सकते हैं प्रथम जो इसका अंकलन क्या किया था तो 1961 में किया गया था। जो पिछला था, जो पिछली बार दिया गया था 2023 में दिया गया था। अब तक जो प्राप्त करता है 967 व्यक्ति है प्लस एक टीम को जो है ये अर्जुन अवार्ड सम्मानित किया गया है। प्रदाता भारत सरकार है। ये देख सकते हैं, ये प्रतिमा दी जाती है और 15 लाख रुपए दिए जाते हैं, 15 लाख रुपए इस अवार्ड में। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस देश को लैंड ऑफ दी थंडर ड्रैगन के नाम से जाना जाता है? वो आपका भूटान देश है। भूटान पूर्वी हिमालय में स्थित एक भूमि से घिरा देश है। इसकी सीमा उत्तर से चीन और दक्षिण में भारत से लगती है। नेपाल और बांग्लादेश भूटान के निकट स्थित है, लेकिन एक भूमि सीमा साझा नहीं करते। मान्य बौद्ध धर्म राज्य धर्म के साथ भूटान एक संवैधानिक राजतंत्र है। भूटान और पड़ोसी तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रसार का अनुभव किया, जो गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में उत्पन्न हुआ। राजधानी थिम्पू है और मुद्रा इसकी भूटानी और भूटानी न्यूगल्ट्रम। प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे और जो इसकी साक्षरता दर है भूटान की वह 66.56 है। इसकी स्थिति देख सकते हैं मैप के द्वारा। ये यहाँ पर आपका इंडिया है, ये नेपाल है और यहाँ पर ये चाइना है सारी, और यहाँ पर जो है भूटान है। ये भूटान जिसकी हमने चर्चा की अभी, और यहाँ पर ये पाकिस्तान है। यहाँ पे छोटा सा श्रीलंका दिया हुआ है। नेपाल की राजधानी जो है, नेपाल ये देश है हमारा, नेपाल की जो राजधानी है ये नेपाल हमारा पड़ोसी देश है नेपाल, और इसकी जो राजधानी है काठमांडू है। रूप मुद्रा की बात करें तो नेपाली रुपया है और जनसंख्या है इसकी 3.55 मिलियन। कब? 2022 तक। 2022 का जो डाटा है नेपाल देश का, जो वहाँ की जनसंख्या है 3.55 मिलियन है। जो राष्ट्रपति है रामचंद्र पौडेल, इसके जो राष्ट्रपति है नेपाल के रामचंद्र पौडेल। बांग्लादेश, ये बांग्लादेश है यहाँ पे, और
ये यहाँ पे बांग्लादेश है। बांग्लादेश का जो राजधानी है ढाका है बांग्लादेश की जो राजधानी है ढाका है, और क्षेत्रफल जो है बांग्लादेश का 1,48,460 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। मुद्रा की बात करें तो बांग्लादेश टका है, और जनसंख्या जो इसकी है 171.2 मिलियन है 2022 विश्व बैंक की रिपोर्ट के आधार पर। 171.2 बांग्लादेश की। क्वेश्चन नंबर है 10वां, वाराणसी जो है भारत की धार्मिक राजधानी है जो उत्तर प्रदेश के किस भाग में स्थित है? उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्व में है, दक्षिण पूर्व में स्थित है ये वाराणसी। भारत में जो है एक धार्मिक राजधानी मानी जाती है, ये दक्षिण पूर्व में स्थित है। वाराणसी को काशी के नाम से भी जाना जाता है, वाराणसी को जो है काशी के नाम से जाना जाता है। वाराणसी एक प्रसिद्ध हिंदू पवित्र शहर है जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है वाराणसी। मिथिक एक के अनुसार शहर की स्थापना हिंदू देवता शिव के द्वारा की गई थी। एक मिथक के अनुसार जो है शहर की जो स्थापना है, वाराणसी शहर की स्थापना हिंदू देवता है हमारे शिव, उनकी हिंदू देवता ने की थी। वाराणसी मुख्य रूप से शैववाद से संबंधित है। विश्वनाथ मंदिर एक खूबसूरत नीरव स्थान है जहाँ कोई भी हिंदू मंदिर के विभिन्न देवताओं के बारे में जान सकता है। लखनऊ को नवाबों का शहर के नाम से जाना जाता है, कानपुर को मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है, कानपुर को भारत का चमड़ा शहर भी कहते हैं, कानपुर को उत्तर प्रदेश की औद्योगिक और आर्थिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। इलाहाबाद को प्रधानमंत्री के शहर के रूप में जाना जाता है, इलाहाबाद को प्रधानमंत्री के शहर के रूप में जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में वृंदावन को विधवाओं के शहर के रूप में जाना जाता है, वृंदावन को। और अलीगढ़ जो है ताला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 11 है, उत्तर प्रदेश के जलवायु किस प्रकार की है? उत्तर प्रदेश की जो जलवायु किस प्रकार की है? उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसून है। उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून प्रकार की जलवायु है। बहुत ही ठंडी सर्दियों और बहुत ही गर्म ग्रीष्मकाल इसकी विशेषता रही है। उत्तरी भाग में पहाड़ियों की उपस्थिति, अलग अलग ऊंचाई और समुद्र से दूरी के कारण राज्य में बड़ी पैमाने पर जलवायु परिवर्तन होते रहते हैं। शुष्क जलवायु मुख्य रूप से रेगिस्तान की एक विशेषता है। राजस्थान तथा गुजरात के मरुस्थल में इस प्रकार की जलवायु पाई गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक विस्फोटक बारूद में पाया जाता है? बारूद में जो पाया जाता है पोटेशियम नाइट्रेट जो है बारूद में पाया जाता है, पोटेशियम नाइट्रेट। बारूद में सबसे पहला जो ज्ञात रासायनिक विस्फोटक है जिसे काले चूर्ण के रूप में भी जाना जाता है, इसमें सल्फर होता है, सल्फर चारकोल पोटेशियम नाइट्रेट होता है का इसका मिश्रण है। बारूद का उपयोग अग्नियास्त्रों, तोपखानों और रॉकेट आदि या आतिशबाजी में भी किया जाता है बारूद का प्रयोग। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती? उत्तर प्रदेश में जो है कौन सी बोली नहीं बोली जाती? उत्तर प्रदेश में निमाड़ी बोली जो है नहीं बोली जाती। अवधी भी बोली जाती है, बुंदेली और बघेली भाषा भी जो है उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। निमाड़ी जो भाषा है वह उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती। राजभाषा वैसे उत्तर प्रदेश की हिंदी है, अतिरिक्त जो आधिकारिक भाषा है वह उर्दू भी है 1989 से, और मातृभाषा जो है अवधी, बघेली, भोजपुरी, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, कोरवी ये सभी भाषाएं उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। अवधी, बघेली, भोजपुरी, ब्रज और बुंदेली, कन्नौजी और कोरवी सभी भाषा उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान का जो मूल दस्तावेज किसके द्वारा हस्तलिखित था? जो भारत का संविधान का मूल दस्तावेज है वो किसके द्वारा था? वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा जो है ये हस्तलिखित था। भारत के मूल संविधान को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के सुंदर सुलेख में इटालियन शैली में लिखा गया। कौन सी शैली में लिखा गया? इटालियन शैली में ये लिखा गया। प्रत्येक पृष्ठ को शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा सुशोभित और सजाया गया था।
हिंदी और अंग्रेजी में लिखी गई भारतीय संविधान की मूल प्रतियों को भारत की संसद की लाइब्रेरी में विशेष हीलियम से भरे पेटियों में रखा गया। 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ, 25 भागों के साथ सबसे लंबा लिखित संविधान हमारे देश का भारत का संविधान सभा, जिसकी प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1940 को की गई थी। अंतिम प्रारूप को बनाने में जो ठीक समय लगा, 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा संविधान को बनाने में। झंडा समिति का नेतृत्व जो किया था वो राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे। झंडा समिति का जो नेतृत्व किया था वो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। यूनियन पावर एड का किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। राज्य विद्युत समिति जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। प्रांतीय समिति बहुत ही खास है, इम्पोर्टेंट है, प्रांतीय समिति सरदार पटेल के द्वारा। और संचालन समिति का जो नेतृत्व किया था वो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ फसल ऋतु से संबंधित है? खरीफ, एक तो खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल। तो निम्नलिखित में कौन सी फसल ऋतु से संबंधित है? खरीफ फसल से जो है गेहूँ और चना, सरसों, कपास की जो खेती है खरीफ फसल में आती है। वर्षा ऋतु में अर्थात जून से सितंबर तक उगाई जाने वाली जो खरीफ फसल कहलाती है, इन्हें मानसूनी फसल भी कहते हैं। जो खरीफ की फसल है उसे मानसूनी भी कहते हैं क्योंकि उस वक्त मानसून प्रवेश करता है। इन फसलों को अधिक तापमान और आर्द्र परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। जैसे कपास है, कपास आपका खरीफ फसल है, मक्का है, बाजरा है, और धान है, सोयाबीन है, मूंगफली है। गन्ने और चाय खरीफ फसल के ही उदाहरण हैं। गन्ने, चाय, मूंगफली, सोयाबीन, धान, बाजरा, मक्का, कपास। शीत ऋतु में अर्थात अक्टूबर से मार्च तक उगाई जाने वाली फसलें रबी फसलें कहलाती हैं। इनकी बुआई के समय कम तापमान की आवश्यकता होती है और कटाई के समय अधिक तापमान की आवश्यकता इन्हें होती है। रबी की जो फसल होती है, रबी की फसल में एक तो आपका गेहूँ है, रबी की फसल में सरसों है, मटर है, चने की और हरे चने रबी की फसल के ये उदाहरण हैं।